दूसरा कोई एक आध लाइन जैसे रह भी जाती है तो उसको भी आप क्या कर सकते हो, है ना, ऐड कर सकते हो अपनी मर्जी से। तो इसलिए लिखा भी करो थोड़ा बहुत और प्रैक्टिस भी होती है। तो पिछले टर्म में जो क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह गया था उसको मैं कंप्लीट कराता हूँ आज। ठीक, आगे करते हैं। मैंने कहाँ तक निकाल दिया था, उसके आगे कंटिन्यू करना है आपको। साई बराबर, अगर किसी बच्चे को याद हो तो मैंने ये निकाला था, साई बराबर अंडर रूट के अंदर 2/a साइन n पाई x अपॉन a। ये सॉल्यूशन मैंने निकाल दिया था पिछले लेक्चर में, जो बच्चे आए थे उसको मालूम होगा। साई बराबर ये सॉल्यूशन था। ठीक है, चलो आगे करते हैं इसके। देखो बच्चों, इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर, जो भी था फर्स्ट सेकंड जो भी था आप डाल देना, ये डाल दिया। अब देखो, नोट्सों में तो हो सकता है आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा डायरेक्ट लिख देते, लेकिन जो मैं बताने वाला हूँ सुनो। साइन एन अंडर रूट 2/a साइन n पाई x अपॉन a, ये सॉल्यूशन आ गया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। आपको क्या क्या निकालना है वो सारी चीजें सुने बच्चों। देखो क्या क्या निकालना, डायग्राम बनाने से पहले मैं आपको पहले बता दूं कैसे निकलता है। अच्छा ये बताओ, साई की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? साई आपका मैक्सिमम कब होगा? जब n पाई x अपॉन a की वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि रूट 2 अपॉन a तो कांस्टेंट है। और मैंने आपसे पूछा साई मिनिमम कब होगा, तो आप कहोगे सर n पाई x अपॉन a की वैल्यू जब मिनिमम होगी या जीरो होगी, तब जाके साई क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। जब इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, इसकी वैल्यू, तो ये मिनिमम हो जाएगा, और इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। अब बात करते हैं n पाई x अपॉन a मिनिमम कब मिलता है, और मिनिमम वैल्यू ऑफ साई, वैल्यू ऑफ साई, साई के न्यूनतम मान के लिए क्या क्या होना चाहिए बच्चों? साई का अगर आपको न्यूनतम मान प्राप्त करना है तो n पाई x अपॉन a की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर, पाई के बराबर, 2 पाई के बराबर, 3 पाई के बराबर, डैश डैश डैश। समझ में आ रहा है? अगर मैं 0 रखूंगा यहाँ पर, साइन 0 0 होता है, साइन 0 बन जाएगा। पाई रखूंगा इस पूरे की जगह पर, इस पूरे की जगह पर पाई रखूंगा तो साइन पाई भी 0 होता है। 2 पाई रखूंगा तो वो भी 0 होता है, 3 पाई रखूंगा तो वो भी 0 होता है। तो साई आपका क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। मैं क्या बोल रहा था स्टार्टिंग में, आज के लेक्चर को थोड़ा बहुत लिखते रहना। उसका कारण क्या है कि नोट्सों में एक दो चीजें नहीं मिलेंगी, जैसे मैं जो लिखा रहा हूँ ना, हो सकता है वो ना मिले, डायरेक्ट डायग्राम मिल जाए। तो हालांकि डायग्राम बना के आओगे और जो लिखा है नोट्सों में वो लिख के आओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन समझने के लिए तो लिखना पड़ेगा ना नोट्सों में भी। ये तो बच्चों यहाँ देखो आप, इसको मैंने 0 के बराबर किया, तो जब मैं इसको 0 के बराबर करूंगा, डायरेक्ट लिखना, जब मैं इसको 0 के बराबर करूंगा, पहले मैंने क्या किया, इसको 0 के बराबर किया तो ये 0 में चला गया, n भी 0 में चला जाएगा, पाई भी 0 में चला जाएगा, तो x क्या आता है? 0 आता है। फिर मैं इस पूरे को पाई के बराबर करूंगा, तो बच्चों पाई के बराबर किया मैंने, जैसे ऐसे n पाई x अपॉन a बराबर क्या, पाई। तो पाई से पाई कट जाएगा, a इधर पहुंच जाएगा, n नीचे आ जाएगा। समझ में आया? और फिर उसके बाद इसको मैंने 2 पाई के बराबर किया, 2 पाई के बराबर किया, पाई से पाई कट गया, इधर चला जाएगा 2a बाई n नीचे पहुंचा n, ऐसे ही आ जाएगा 3a बाई, जैसे अभी मतलब बता रहा हूँ इसको। ठीक, उसके बाद और इसका क्या यूज है बताएंगे, और मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साई, साई की मैक्सिमम वैल्यू बच्चों कब मिलेगी? जब ये मैक्सिमम होगा n पाई x अपॉन a मैक्सिमम होगा। ये मैक्सिमम कब होता है? पाई बाई 2 पर, जब आप पाई बाई 2 रखेंगे, 3 पाई बाई 2 पर, 5 पाई बाई 2 पर, पाई बाई 2 रख दो, वाली वैल्यू आ जाएगी, 3 पाई बाई 2 पर भी बनाती है, 5 पाई बाई 2 पर बनाती है ना? ये तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं साई बराबर में, तो यहाँ से हम बात करें तो क्या आ जाएगा, इसको मैं पाई बाई 2 के बराबर करूंगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ए इधर पहुंच जाएगा, एन इधर आ जाएगा, मतलब एक्स की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन 2n। ऐसे इसको इसके बराबर करूंगा तो पाई से पाई कट जाएगा,
ए इधर पहुंच जाएगा 3a आ जाएगा और n नीचे पहुंच जाएगा 2n। इसको मैं इसके बराबर करूंगा, पाई से पाई कट जाएगा, इधर पहुंच जाएगा 5a अपॉन n सो। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब उसके बाद देखो ये कहाँ यूज होगा मैं बताऊंगा। अब मैं ड्रॉ करता हूँ डायग्राम, डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। आपको लिखना है तो लिख लेना है इसको, देखो इधर ही बना देंगे। x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू, अगर किसी बच्चे को ये दिखता है नहीं दिखे या कोई डाउट हो तो पूछ लिया। x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू, विड्थ कितनी थी 0 और 1, 0 और 1। फिर उसके बाद देखो लिख लेना तब तक। हो गया नोट। देखो 0 1 n इक्वल टू 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, और भी बना सकते हैं जितने बनाने चाहें। देखो बच्चों सबसे पहले मैं बनाऊंगा n इक्वल टू 1 के लिए और n इक्वल टू 1 के लिए डायग्राम। कई बच्चों को डायग्राम समझ में नहीं आता है कि n इक्वल टू 1 के लिए सर ने कैसे बनाया, कैसे बनाया, वो बोल रहे थे। n इक्वल टू 1 के लिए, ये n इक्वल टू 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए। इधर एनर्जी लिख देते हैं E1, यहाँ E2, इनकी वैल्यू कितनी है अभी मैं निकालूंगा, E3 ये लिख दिया। n इक्वल टू 1 के लिए जब बच्चों डायग्राम बनाऊंगा तो देखो जरा n इक्वल टू 1 रखो, जरा इस 0 को भूल जाओ, n इक्वल टू 1 रखो। n इक्वल टू 1 रखेंगे, इसमें पहले एक टर्म में रखना है, उसके बाद कितना आएगा a/2। n इक्वल टू 1 यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा a/2, कितना आ जाएगा a/2। और यहाँ आ जाओ n इक्वल टू 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा a, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा a। जीरो तो छोड़ दो, जीरो तो है ही इसका, n की जगह 1 रखना है इसमें आपको, तो कितना आ जाएगा a। केवल एक ही टर्म में रखना है, केवल एक ही टर्म में रखना है, तो कितना आ गया a। तो बच्चों 0 और a के बीच में ग्राफ जो मैंने प्लॉट किया तो वो ऐसा ग्राफ प्लॉट किया। ये है x इक्वल टू 0, ये है x इक्वल टू a, देखो 0 x इक्वल टू a और x इक्वल टू a/2 ये है पीछे। अब इसका मतलब क्या है वो समझ लो। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा नोड और एंटी नोड के बारे में, निष्पन्द और प्रस्पन्द, नोड और एंटी नोड। नोड और एंटी नोड की डेफिनेशन क्या होती है, नोड वो पॉइंट होते हैं जहां पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होती है या एम्पलीट्यूड की वैल्यू 0 होती है। नोड वो पॉइंट होते हैं जहां पर आयाम का मान, आयाम का मान, नोड मतलब निष्पन्द, निष्पन्द वो बिंदु होते हैं जहां पर आयाम का मान या विस्थापन का मान शून्य होता है। नोड वो पॉइंट है जहां पर डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है। और एंटी नोड प्रस्पंद जिसको बोलते हैं, जहां पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, आयाम का मान क्या होता है, अधिकतम होता है, वो होते हैं बच्चों एंटी नोड। सर अब एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट? एम्पलीट्यूड, ओके। एम्पलीट्यूड याद रखो आप। एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम होगी वो एंटी नोड, और एम्पलीट्यूड की वैल्यू मिनिमम होगी वो क्या होगी, नोड होगी। निष्पन्द वो बिंदु होते हैं जहां पर आयाम शून्य होता है या फिर बहुत कम होता है, और प्रस्पंद वो बिंदु होते हैं जहां पर आयाम का मान अधिकतम होता है। ऐसे याद रख लो जिससे क्या सिंपल भी हो जाए। देखो n की जगह 1 रखा तो 0 और a यहाँ पर देख सकते हैं, ये किसके लिए ग्राफ है, ये किसके लिए रहेगी, और मिनिमम वैल्यू ऑफ साई के लिए, साई की मिनिमम वैल्यू, साई की मिनिमम वैल्यू। यहाँ पर नोड की डेफिनेशन और एंटी नोड की डेफिनेशन ये हो जाएगी, जहां पर साई की वैल्यू मिनिमम होती है, जहां पर साई की वैल्यू मिनिमम होती है वो नोड है,
और जहां साई मैक्सिमम होता है वो एंटी नोड है। यहाँ पर ये डेफिनेशन हो जाएगी इस फॉर्मूले को देखिए। जहां पर साई मिनिमम मिल रहा है वो नोड बनेंगे, जहां साई मैक्सिमम मिल रहा है वहां एंटी नोड बनेंगे। क्या बनेंगे? एंटी नोड। और वैसे डेफिनेशन क्या होती है वो भी बताई मैंने कि जहां पर आयाम यानी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है वो एंटी नोड और मिनिमम है वो नोड। ऐसे याद रख लो, मिनिमम मतलब छोटा, कम, NODE 4 ही वर्ड आ रहे हैं, नोड हो गया। मैक्सिमम बड़ा, एंटी नोड, ANTINOD 8 वर्ड आ रहे हैं, मैक्सिमम हो गया। चलो देखो, n इक्वल टू 1 के लिए ग्राफ प्लॉट किया बच्चों। यहाँ है x इक्वल टू 0 और यहाँ है x इक्वल टू 1। यहाँ पर देख सकते हो फाई की वैल्यू 0 है, मिनिमम है, ये नोड मिल रहे हैं। या एम्पलीट्यूड से भी चेक कर लो, एम्पलीट्यूड मिनिमम है, देखो ये रहा मिनिमम, ये रहा मिनिमम, ये रहा मैक्सिमम, ये दिख रहा है मैक्सिमम आपको, ये है मैक्सिमम। आयाम का मान अधिकतम ये रहा, मैक्सिमम ये रहा, तो ये यहाँ मिलेगा एंटी नोड। तो n इक्वल टू 1 रखा, n इक्वल टू 1 रखा, तो कितने नोड मिल रहे हैं आपको? 2 नोड। कितने नोड है? 2। 0 तक कंपलसरी, वो तो रह ही जाएगा। और एंटी नोड कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। पहले वाले टर्म में रखना है बस के बाद। कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो ये बन गया डायरेक्ट, 2 नोड हो गए, एक एंटी नोड हो गया। एक बार फिर समझना, अब n इक्वल टू 2 रखते हैं, 2 रखते हैं, तो 2 रखेंगे तो तीनों में रखना है। तो बच्चों 2 रखेंगे तो देखो 0, 2 यहाँ रखा तो a/2, 2 यहाँ रखा, 2 यहाँ रखा तो 2 से 2 कट जाएगा और a। ठीक, 2 रखा तो आगे वाले टर्म में भी रखना है। 1 रखेंगे तो इसमें, 2 रखेंगे तो 2 लेना है, 3 रखेंगे तो 3 लेना है, ऐसे लेते हैं। 2 रखना है आपको तो 2 रख दिया, इसमें भी रखो 2। 2 रखना है तो 2 टर्म में रखना, एक इसमें रखेंगे n की जगह 2, कितना आ जाएगा a/4, एक इसमें रखो 2 तो 3a/4, a/4 और 3a/4। अब डायग्राम बनाते हैं, मतलब n इक्वल टू 2 पर कितने नोड मिलना चाहिए? 1 2 3। कितने नोड मिलना चाहिए? 1 2 3। नोड कौन से है? जहां पर साई क्या होता है? मिनिमम होता है या फिर जीरो होता है? मिनिमम या फिर जीरो। और एंटी नोड क्या हो जाएंगे? जहां पर साई मैक्सिमम होगा, जहां पर साई मैक्सिमम होगा वो कितने होंगे? 1 2, 2 पर, n इक्वल टू 2 पर। तो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। कैसे बनेगा n इक्वल टू 2? तो 2 साइकिल लेनी पड़ेंगी, तब जाके मिलेंगे सारे पॉइंट करेंगे। देखो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a, और ये बीच वाला क्या होगा? a/2। यहाँ तो मिल गए नोड, दिख रहे हैं आपको? 0 पर a/2, a पर मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम कहाँ मिल रही है? एक तो यहाँ, ये कौन सा पॉइंट होगा? a/4। आधा हो जाएगा ना इनका, इनका आधा हो जाएगा। 0 प्लस a/2 अपॉन 2, a/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? a/4। और बच्चों ये क्या हो जाएगा? 3a/4, 3a/4, 3a/4। ये a/4 है, 3a/4, a/4 3 बन गया। ऐसे बनाते हैं। तीसरा, एक और डायग्राम बना के सटा देते हैं, अगर मान लो किसी को नहीं आया तो तीसरे वाले क्लियर हो जाएगा। अब रखते हैं n इक्वल टू 3। 3 कितने में रखना है? 3 में रखना है आपको। यहाँ रखेंगे तो 0 तो 0 ही है, 3 रखेंगे तो a/3, और यहाँ 2a/3, और यहाँ 3a/3 करेंगे तो a ही आ जाएगा। 3 रखिए n की जगह, यहाँ रखो 3, तो यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा a/6, और यहाँ रखा 3, तो 3a/6, और यहाँ रखेंगे तो 5a/6। तो सिंपल सी बात है, 3 साइकिल बनानी पड़ेंगी मुझे, 3 साइकिल बनानी पड़ेंगी ऐसे, 3 साइकिल बनानी। तो 0 पर नोड, a पर नोड, 0 a पे हो गए a/3 और 3a/3। तो a/3 कहाँ मिलेगा आपको? यहाँ पर। फिर 2a/3 कहाँ मिलेगा? यहाँ। 3 पार्ट में डिवाइड है ना ये, 0 a 3 पार्ट में डिवाइड है, तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? a/3 या 2a/3।
एंटी नोड कहाँ मिलेगा, इनके बीच में A/6 पर, एक तो इनके बीच में मिल जाएगा 3A/6, एक यहाँ मिल जाएगा 3A/6 और 5A/6 वो यहाँ मिल जाएगा 5A/6। ये डायग्राम, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। सर n=2 वाला दोबारा बता दीजिए। n=2 रखो इसमें, n=2 रखेंगे तो कितना आएगा बच्चों, एक तो रखेंगे यहाँ पर 2, तो 0 तो है ही, 2 रखो A/2, 2 यहाँ रखो तो 2A/2 मतलब A हो जाएगा। दो दो वैल्यू में रखना है, दो टर्म में रखना है, सॉरी। यहाँ रखो 2 तो A/4 और हो जाएगा 3A/, n की जगह 2 रखो, n की जगह 2 रखो, 2 बन गया डायग्राम। कितने एंटी नोड है, दो। कितने नोड है, तीन। दो साइकिल बनानी पड़ेंगी आपको, दो साइकिल बना लोगे तो सारी वैल्यू कवर हो जाएगी आपके। देखो तीनों नोड आ गए और दो एंटी नोड आ गए। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, ये जरूर लिख लेना, ये कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। कैसे आया, जैसे सर n बराबर 1 और 2 ही रख, वो 2 तक ही रख लेंगे तो 2 ही बना लो, तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पूरा डेरिवेशन आता है ना, तो पूरा डेरिवेशन बहुत बड़ा डेरिवेशन है, तो आप चाहो तो दो साइकिल भी बना के छोड़ सकते हो। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास समय है तो ये 3 साइकिल तो बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अगर दो भी बना के आएगा तो नंबर नहीं काटेगा, वो आपको पूरे मार्क्स देगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन बड़ा है। देखो पिछले दिन पे कराया तो आज भी कराया, तो 6 नंबर में क्वेश्चन कितना लिखेंगे। तो आप दो साइकिल भी बनाओगे तो नंबर भी काटेगा। चलो ये आ गया, सभी बच्चों को समझ में आ गया। कोई ऐसा हो जिसको नहीं आया तो पूछ सकता है मेरे से, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। चलो मिटा देता हूँ, अब आ गया तो ठीक है। बड़े क्वेश्चन है ना इस यूनिट में, लेकिन छोटे वो कम क्वेश्चन है बड़े लेकिन कम क्वेश्चन है। चलो ये तो हो गया। अब एनर्जी की आइगन वैल्यू की पूछ रहा था आपसे क्वेश्चन में कि एनर्जी की आइगन वैल्यू क्या होगी, एनर्जी की आइगन वैल्यू क्या होगी। तो जिस बच्चे ने पिछले दिन में क्लास ज्वाइन की थी उसको मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए कि जो मैंने लेट किया था, क्या लेट किया था आप देख लो, आपके पास तो लिखा होगा। मैंने लेट किया था 2me अपॉन एच कट, एच कट का स्क्वायर बराबर के। जिस बच्चे ने पिछले टर्म पे क्लास ली थी उसको मालूम होगा 2me अपॉन एच कट का जो स्क्वायर है वो के स्क्वायर के बराबर मैंने मान लिया, के स्क्वायर के बराबर माना। ठीक है, आगे बढ़े चलो। अब बच्चों आपको के की वैल्यू भी मालूम थी, जिस बच्चे ने पिछले टर्म में क्लास ली होगी तो उसको के भी मालूम होगा कि के की वैल्यू एन पाई अपॉन ए आई थी। देख लेना, अगर मैं गलत लिखूं ना तो आप मुझे बता देना सर ये गलत लिखा है। तो के की वैल्यू एन पाई अपॉन ए आई थी, पिछले टर्म में मैंने निकाला था, ये वैल्यू रखो इधर। हम एनर्जी की आइगन वैल्यू निकालने जा रहे हैं, एच का स्क्वायर बराबर के की वैल्यू ये रखो, तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। क्या निकालने जा रहे हैं, आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के आइगन मान निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे, एनर्जी निकालना है आपको, उसमें एन की जगह 1 2 3 4 5 6 7 रखते जाओ तो आपकी आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी आ जाएगी हर स्टेट में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने ये लेट किया था, इसको मैंने कहीं अलग से नहीं लिखा है, जिस में लेट किया था वही बार में ए की वैल्यू आई थी तो आई निकल के आ गया, यहाँ से ई निकाल दो। ई कितना आ जाएगा बच्चों, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर और एच कट का स्क्वायर, तो ये इधर आ जाएगा 2m ए स्क्वायर। जिन बच्चों को स्टार्टिंग से जो क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनको मालूम होगा कि एच कट की वैल्यू एच अपॉन 2 के बराबर होती है, तो एच कट की जगह एच अपॉन 2 यहाँ रख दो, तो ये आ जाएगा ई बराबर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। एच कट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, एच अपॉन 2 के बराबर होती है, यहाँ रखो
तो यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा h स्क्वायर डिवाइडेड बाय देखो 2 पाई का स्क्वायर होगा 2 पाई का स्क्वायर होगा 2 पहले से ही बच्चों यहाँ हो जाएगा 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा 2 पहले से ही 8m पाई स्क्वायर a स्क्वायर बोलो सही लिखा है सही लिखा है h अपॉन 2 पाई यहाँ रख दिया हमने h रख दी जगह e आ गया पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो e आ जाएगा e बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8m a स्क्वायर ये आ जाएगा और इसको en भी लिख दोगे ना तो चलेगा क्योंकि E क्या है n पे डिपेंड कर रहा है तो आप En भी लिख दोगे लास्ट में जैसे डेरिवेशन निकालेंगे En लिखते हैं एनर्जी ऑफ nth स्टेट आ गई n भी स्तर की ऊर्जा n भी स्तर की ऊर्जा अब रखते जा फॉर n इक्वल टू 1 बच्चों n की जगह 1 रखेंगे n की जगह 1 रखेंगे तो कितना आएगा आपका E1 बराबर h स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर n की जगह 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा E2 बराबर 4h स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर n की जगह 2 रख दिया n की जगह 3 रखो और n इक्वल टू 3 कितना आ जाएगा 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा E3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 9h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8m a स्क्वायर इनको बोलते हैं आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी हर स्टेट में जैसे n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 3 हर स्टेट में आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हो एनर्जी की वैल्यू निकाल रहे हो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट है हर स्टेट में आप एनर्जी की वैल्यू निकाल रहे हो इसी को बोलते हैं हम क्या ऊर्जा के आइगन मान आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी ऊर्जा के आइगन मान आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी ठीक है ये n इक्वल टू 1 किसके लिए होता है मैंने पहले बताया था आपको फॉर ग्राउंड स्टेट मूल अवस्था के लिए और ये n इक्वल टू 2 किसके लिए होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए होता है प्रथम उत्तेजित अवस्था के लिए प्रथम उत्तेजित अवस्था के लिए उत्तेजित अवस्था के लिए और n इक्वल टू 3 किसके लिए होता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट तो मालूम है एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं वो देखो क्या पूछेगा ये तो आपने ऊर्जा के आइगन मान निकाल दिए आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ये भी आता है देखो 4 h स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर क्या लिख सकते हैं उसकी जगह E1 इक्वल टू देखो 9 h स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर इसकी जगह क्या लिख सकते हैं E1 तो E3 E1 की 9 टाइम्स हो गई E2 E1 का 4 टाइम्स हो गया E2 E1 का कितना हो गया 4 टाइम्स हो गया एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछते हैं कि प्रूफ करो क्या प्रूफ करें कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट में प्रूफ क्या करना है सेकंड सॉरी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी होती है वो ग्राउंड स्टेट की 4 टाइम्स होती है प्रथम उत्तेजित अवस्था में जो ऊर्जा होती है वो मूल अवस्था की 4 गुनी होती है या फिर ये पूछ सकते हैं प्रूफ करो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी है वो ग्राउंड स्टेट की 9 टाइम्स या ऐसा पूछ सकते हैं प्रूफ करो सिद्ध करो कि द्वितीय उत्तेजित अवस्था में जो ऊर्जा है वो मूल अवस्था की 9 गुनी है एग्जाम में पूछते कई बार प्रूफ करो कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी निकाली वो ग्राउंड स्टेट की 4 टाइम्स है और सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी निकलती है वो आपकी ग्राउंड स्टेट की 9 टाइम्स होती है सिद्ध करो प्रथम उत्तेजित अवस्था में ऊर्जा का मान मूल अवस्था का 4 गुना होता है पूछ सकते हैं ऐसे तो ये भी याद रखना है एक चीज दूसरा जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था ना वहां मैंने आपको नहीं बताया था कौन सी चीज नहीं बताई थी क्यों
अगर मैं वहां बता दूं तो आप क्या जा रहे हैं, यार पता नहीं क्या चल रहा है, क्या बता रहे हैं। अब जो बताने वाला हूँ, जो डायग्राम आप बनाओगे ना एग्जाम में, कम से कम 80% बच्चे डायग्राम गलत बना के आते हैं। कैसे बनाते हैं और कैसे नहीं बनाना चाहिए वो देखो। एग्जाम में बच्चे जो डायग्राम बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं, ऐसे उनने लिया और उनने इनको मतलब x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू मान लो n इक्वल टू 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ, 2 यहाँ कर देते हैं, 3 यहाँ कर देते हैं, बराबर डिस्टेंस पे करते हैं, हर एक को बराबर डिस्टेंस पे करते हैं। n इक्वल टू 1 यहाँ किया, 2 को भी 2 सेंटीमीटर नाप लेंगे, वहां कर देंगे, 3 को भी 2 सेंटीमीटर नाप लेंगे, वहां कर देंगे। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, और ऐसा करना है तो कब करना है वो आगे के क्वेश्चन में आपको बताएंगे हम। यहाँ नहीं करना है, क्यों नहीं करना है आप देखो। n इक्वल टू 1 पर एनर्जी कितनी आई, E1 आई, आई E1। n इक्वल टू 2 पर जो एनर्जी आई वो 4 E1 आ रही है, कितनी आ रही है 4 E1। तो इसका मतलब E1 और 4 E1 का डिफरेंस कितना हो गया 3 E1। तो जैसे मान लो आपने ये 1 सेंटीमीटर ले लिया, तो यहाँ आपको 3 सेंटीमीटर का गैप रखना है, ये 3 सेंटीमीटर का गैप बन गया। n इक्वल टू 2 पर कितनी आई थी E2 बराबर 3 और 4 E1। तो गैप कितने का रखना है 3 का रखना है। फिर अगले वाले में देखो 4 और 9, तो कितने का गैप रखना है 5 का गैप रखना है, तो 5 का गैप रख दिया, ये 5 का गैप रख दिया। समझ में आ रहा है आपको, तो ये 5 का गैप रख दिया। n इक्वल टू 5 था तो 3 था, और यहाँ था E3 बराबर 9 E1। इस तरीके से डायग्राम बनाना है, तब जाके आपको पूरे मार्क्स देगा। फिर वो साइकिल वगैरह जो भी बनाएंगे वो आप बना सकते हैं। तो दोनों का डिफरेंस देखना है, ये भी डिफरेंस देखना है। तो एक क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है कि E2 E1 का 4 टाइम्स होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या पूछता है, सिद्ध करो एक विमीय विभव कूप में विभिन्न ऊर्जा स्तर समदूरस्थ नहीं होते हैं। एक विमीय विभव कूप में जो कण की गति होती है उसमें जो ऊर्जा स्तर आप प्राप्त करते हो वो समदूरस्थ नहीं होती। ये प्रूफ चलता है। प्रूफ करो वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल के अंदर जो एनर्जी आपने पार्टिकल की निकाली वो इक्यू डिस्टेंस नहीं है, वो भी देख सकते हो। है क्या इक्यू डिस्टेंस नहीं है। यहाँ गैप कितने का 1 का है या 3 का है या 5 का है, समझ में आ रहा है आपको। तो इक्यू डिस्टेंस नहीं है, सभी के बीच गैप क्या है अनइक्वल है। समझ में आया, अनइक्वल है। एक ये पूछ सकता है। अगला वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि n की वैल्यू बढ़ाने के साथ साथ एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है बढ़ रही है, और एनर्जी गैप क्या हो रहा है वो भी बढ़ रहा है। n की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाई, n का मान जैसे जैसे बढ़ाया ऊर्जा का मान बढ़ रहा है, साथ में जो गैप है बीच में, ये जो गैप है वो भी आपका क्या हो रहा है बढ़ता जा रहा है। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे पोटेंशियल वेल यानी विभव कूप जरूर लिखा होगा, तो फिर आप उस क्वेश्चन को पूरा करके आएंगे जहां तक वो पूछता है, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। अगला टॉपिक या अगला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करूंगा, ये खत्म हो गया। चलो मिटा देते हैं। सॉल्यूशन निकालो, बस इतने ही। त्रिविमीय गति में एक बॉक्स देगा आपको, बंद बॉक्स होगा, उसके अंदर एक कण रखा होगा,
और उस कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण लिखना है और उसका हल निकालना है। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा नोट्सों में। त्रिविमीय गति के लिए श्रोडिंगर समीकरण लिखना है और उसका हल निकालना है। एक बॉक्स के अंदर कण गति कर रहा है। चलो पहले बॉक्स बनाते हैं, 3 डायमेंशनल बॉक्स। क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे, मैंने समझा दिया है क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है ना। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आया ना तो बाद में पूछ लिया करो। और क्लास तो डेली ज्वाइन करना चाहिए चाहे जैसी कंडीशन हो, नहीं तो वो निकल गया तो निकल ही गया, फिर आगे वाले टाइम में बड़ी मुश्किल में आती है। मेरे बच्चे को बताओ घर पे बैठ के क्लास नहीं दे पा रहे, क्या करेंगे? ये है 3D बोर्ड। अब जो ऑफलाइन है चेंज कर लिया जिसने वो बात अलग है, बाकी बच्चों का आना चाहिए। ये बच्चों 3 डायमेंशनल बॉक्स, इसकी ये कोई भी एक्सिस मान सकते हो, मान लो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस ये इसको मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस है और ये आपकी जेड एक्सिस है। ये 3 डायमेंशनल बॉक्स है। 3 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर एक पार्टिकल रखा हुआ है, ये है, और पार्टिकल का मास क्या है? 3 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर एक पार्टिकल रखा हुआ है जिसका मास क्या है? m है। वो अगर एक्स एक्सिस के अलावा मूव करता है, एक्स एक्सिस के अलावा इसी बॉक्स के अंदर करना है उसको मोशन, इसी बॉक्स के अंदर मूव करना है। अगर वो मान लो एक्स एक्सिस के अलावा मोशन करता है, मूव करता है, तो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा केवल a के बराबर, और y में गया तो b के बराबर, और z में गया तो c के बराबर। ये साइड है, x डायरेक्शन में जो साइड है वो a है, y डायरेक्शन में जो साइड है b है, और z डायरेक्शन में जो साइड है यानी भुजा की लंबाई है वो c है। कुछ ना कुछ तो होगी ना यार, तो वो a b c। तो ये वन डायमेंशनल क्लोज बॉक्स है, एक बिंदु बंद बॉक्स को वन डायमेंशनल 3 डायमेंशनल, ये 3 डायमेंशनल क्लोज बॉक्स है, 3D बॉक्स है ये, जिसमें एक कण रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान m है। वो तीनों दिशाओं में गति कर सकता है। x दिशा में गति करेगा तो a दूरी तय करेगा यहाँ से यहाँ तक, y दिशा में गति करेगा तो यहाँ से यहाँ तक b दूरी तय करेगा, और z दिशा में यहाँ से यहाँ तक c दूरी तय करेगा। त्रिविमीय बॉक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमें पता है कि बॉक्स के अंदर जो भी पार्टिकल रहता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? 0 होती है। क्यों होती है? क्योंकि बॉक्स के अंदर कोई पार्टिकल है, जैसे मकान के अंदर आप बैठे हुए हो, मान लो 3D मकान है आपका और आप उसके अंदर बैठे हुए हैं, तो आप पर कोई फोर्स लगाने वाले नहीं है, आप कहीं भी जाओ, इधर जाओ उधर जाओ कहीं भी बैठो, तो आप पर कोई फोर्स लगाने वाला नहीं है। फोर्स की वैल्यू 0 है, बल का मान 0 है। फोर्स अगर 0 है तो वर्क भी 0 होगा, जो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, मतलब कार्य भी क्या हो गया? 0 हो गया। और वर्क ही तो पोटेंशियल एनर्जी होता है, कार्य को ही स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। तो वन डायमेंशनल बॉक्स हो चाहे 3 डायमेंशनल बॉक्स हो, उसके अंदर जो भी पार्टिकल रहता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा 0 होती है, 0 के बराबर होती है। सभी बच्चों को मालूम है, ठीक है। और बॉक्स के बाहर तो मालूम है इनफाइनाइट तक हो जाती है। तो सबसे पहले 3D के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखेंगे। जिस बच्चे ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन नहीं पढ़ा है, अच्छा डायग्राम को मैं मिटा देता हूँ, इसका मिटा दूं इसको, बना लोगे ना आपको नोट्स में मिल जाएगा। चलो मिटा दो। जिस बच्चे ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन नहीं पढ़ा है ना, अब उसको तो बच्चों याद ही रखना पड़ेगा। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या थी? डेल स्क्वायर साइन प्लस 2m अपॉन h कट का स्क्वायर e माइनस v इंटू साइन बराबर 0। ये 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है। v यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, कितनी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। तो v का मान तो 0 हो जाएगा, क्यों? v को तो हटा देंगे अपन। डेल स्क्वायर की जगह सभी बच्चों को मालूम है कि डेल स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है? डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस ऑपरेटर बोलते हैं इसको, लाप्लासियन ऑपरेटर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड। ये डेल स्क्वायर की वैल्यू होती है, और साई का मल्टीप्लाई करते हैं तो साई का इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, प्लस 2m अपॉन h कट का स्क्वायर e इंटू साई बराबर 2। पहले वन डायमेंशनल के लिए निकाला था, अभी 3D के लिए निकालनी है। नहीं दिखे या नहीं समझ में आया तो पूछना। ये डाल दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये सबसे पहले तो बच्चों इसका सॉल्यूशन लेट करेंगे। लेट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, वही निकालना है आपको और कुछ नहीं निकालना है इसमें। तो सॉल्यूशन मैंने मान लिया साई बराबर कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड। बच्चों साई तीनों का फंक्शन है, एक्स का, वाई का और जेड का। साई तीनों का फंक्शन है, एक्स का, वाई का और जेड। ऐसे देखो और लगा के लिखता हूँ, और लगा के, साई तीनों का फंक्शन है, एक्स का, वाई का और जेड बराबर। यहाँ जो कैपिटल एक्स मैंने सॉल्यूशन में लेट किया वो केवल एक्स का फंक्शन है, कैपिटल वाई लिया है वो वाई का फंक्शन है, कैपिटल जेड लिया वो जेड का फंक्शन है। ये आपने सॉल्यूशन मान लिया इसका। तो साई बराबर क्या माना, एक्स वाई जेड, क्योंकि किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई पर और जेड मान। ये साई की जो वैल्यू है वो आप इसमें रख फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो जब आप सारी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे, आपको मालूम है पहला वाला जो टर्म लिखा है वो क्या लिखा है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि साई का किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल, पार्शियल डिफरेंशियल एक्स की। और आपको मालूम है पार्शियल डिफरेंशियल जब भी एक्स के रिस्पेक्ट में होता है तो वाई और जेड कांस्टेंट रहता है, मतलब मैं उसको बाहर निकाल लूंगा। अगला वाला जो टर्म है वो वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल हो रहा है, तो उसमें वाई को वहीं छोड़ देंगे, एक्स और जेड को बाहर निकाल देंगे। देखो कैसे तीनों को रखा। अपन क्या करेंगे, या किसके रिस्पेक्ट में होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो केवल एक्स को छोड़ेंगे क्योंकि एक्स इज फंक्शन ऑफ एक्स। वाई जेड आपका बाहर आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा वाई जेड डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल। ठीक, ये वाली वैल्यू यहाँ रखो, तो एक्स और जेड बाहर आ जाएगा, एक्स जेड डेल स्क्वायर वाई अपॉन, ये वाली वैल्यू यहाँ रख लेंगे, यहाँ पर तो जेड अंदर छोड़ दो और एक्स वाई डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय डेल जेड प्लस, यहाँ भी रख दो 2m अपॉन एच कट का स्क्वायर ई, और साई की जगह रख देंगे एक्स वाई और जेड बराबर में। ठीक है, ये स्टेप में कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ रखी, एक्स एक्स का पार्शियल डिफरेंशियल होगा, आंशिक अवकलन एक्स के सापेक्ष होगा, इसलिए एक्स को अंदर छोड़ दिया, बाकी को मैंने बाहर निकाला। सेम कंडीशन इसमें करें। ठीक, अब उसके बाद सुनो, ये सुनिएगा यार, यहाँ तो देखो एक्स है और वाई जेड भी फालतू घुस रहा है। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो एक्स को सिंगल रखना पड़ेगा, वाई जेड को हटाओ कैसे भी उसके साथ। तो अगर इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा, मैं वाई जेड को हटा दूंगा, इसको हटाऊंगा, इसको हटाऊंगा, कैसे हटाऊंगा, डिवाइड कर दूंगा किसका, एक्स वाई जेड। जब तक ये नहीं हटाएगा तब तक सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। तो एक्स वाई जेड का डिवाइड करो, यहाँ पर कितना बचेगा, 1 अपॉन एक्स डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसका इसमें करो 1 अपॉन वाई डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो यहाँ रखो 1 अपॉन जेड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड का डिवाइड इसमें कर दो, कट जाएगा 2m अपॉन एच कट का स्क्वायर बराबर। कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसको एक भी स्टेप समझ नहीं आया वो बोल सकता है, मैं फिर मिटाऊंगा क्योंकि इधर तो बनेगा नहीं। कह तो रहा था रहने तो बोला, तो मम्मी ने बोला मैं क्या कर दूं, मैं मिटा दूं, इनाम में तो बोला लंबी के कोई नहीं है ऐसा पूछने वाला, या तो सबको समझ में आ रहा है या किसी को नहीं आ रहा। अरे ये बी कहाँ गया? बी जीरो हो गया, क्योंकि बॉक्स के अंदर जो पार्टिकल है वो फ्री पार्टिकल होता है, उसके लिए बी क्या होता है, जीरो। बॉक्स के अंदर जो कण रहता है वो मुक्त कण रहता है, वो कहीं भी गति कर सकता है, तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य होता है, क्योंकि बल नहीं लगता, बल नहीं लगेगा तो कार्य नहीं होगा, और कार्य नहीं होगा तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों शून्य हो जाएगी, क्योंकि फोर्स नहीं है, वर्क नहीं है। अब बताओ मिटा दूं इसको, कोई है और पूछना है तो चलो, कम से कम एक ने तो पूछा, चलो तो भैया आगे बढ़ना पड़ेगा।
एक आगे निकलता है दूसरे वाला ये पूछता ही नहीं। यार कभी फोन लगा के पूछो, ऐसे जरूर पूछेंगे सर छुट्टी है क्या, ये बता देता हूँ। अब क्या करें, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको ऐसा लिखता हूँ, देखो लिख सकते हैं क्या, क्यों लिख रहे हैं बता दूंगा अभी। 1/x डेल स्क्वायर एक्स डेल एक्स स्क्वायर बराबर, इस पूरे को उधर ले जाओ, माइनस का 1/y डेल स्क्वायर y अपॉन डेल वाई स्क्वायर, माइनस का 1/z डेल स्क्वायर z अपॉन डेल जेड स्क्वायर, माइनस 2me अपॉन h कट का स्क्वायर बराबर बराबर ये तीनों उधर दे, एक एक से सॉल्व करेंगे ना, वन बाई वन सॉल्व करते हैं। पहले x को इधर किया, बाकी को इधर कर दिया। अच्छा एक चीज मुझे देख के बताओ, इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को जरा देख के बताना, इधर x लिखा है, इधर y और z लिखा है, इधर x लिखा हुआ है, इधर y और z लिखा हुआ है, तो इधर x है, इधर y और z है, तो ये इक्वेशन सही है क्या, ये इक्वेशन सेटिस्फाई है क्या, नहीं है। पहले मैं इसको हटा दूं नीचे वाले को, तो हटा देता हूं। ये पॉसिबल हो सकता है क्या, एक तरफ x का फंक्शन है और दूसरे साइड y और z का फंक्शन है। जैसे लेफ्ट में मान लो आपका लेफ्ट मेरा राइट, आपका लेफ्ट मेरा राइट होगा, तो इधर इधर लेफ्ट में जो लिखा हुआ है वो x का फंक्शन लिखा हुआ है, इधर y और z का लिखा हुआ है। क्या ये पॉसिबल है, कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। एक क्वांटिटी, एक लेफ्ट साइड की क्वांटिटी x में है, y और z की क्वांटिटी या राइट साइड की क्वांटिटी y और z में है, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। हाँ ये पॉसिबल हो सकता है कि एक साइड की क्वांटिटी x में हो, y में हो या z में हो, जिसमें भी हो, और दूसरे टाइप की क्वांटिटी जो हो वो कांस्टेंट हो, ये तो पॉसिबल है। लेकिन ये कभी नहीं होता है, जैसे मान लो आपने कोई इक्वेशन ले ली, सपोज मैंने कोई इक्वेशन ली, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस जो भी ले ली, जो भी इक्वेशन मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जो भी मानता हूँ, तो इसका सॉल्यूशन जब निकालोगे ना, तो x इक्वल टू कुछ निकलेगा 1 2 3 4 5 जो भी निकलता है, और y इक्वल टू ऐसा निकलेगा 1 2 3 4 5। x इक्वल टू वाई कभी नहीं निकलता सॉल्यूशन, x इक्वल टू वाई कभी नहीं निकलता। कभी तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कभी इधर लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x 5x प्लस 6 बराबर 0, ये आ गया। अब जैसे इसका सॉल्यूशन निकालना है, इसकी जरूरत अभी -2 माइनस कांस्टेंट आ गया, लेकिन कभी ऐसा निकलता है क्या x इक्वल टू वाई, ये कभी नहीं होता। तो एक साइड की क्वांटिटी x में है, दूसरे साइड की क्वांटिटी y और z में है, ये इम्पॉसिबल है, ये इक्वेशन ऐसी बन नहीं सकती। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पॉसिबल करने के लिए, तो संभव बनाने के लिए क्या करेंगे, एक साइड की क्वांटिटी को आपको कांस्टेंट मानना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, एक साइड की क्वांटिटी को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। लेफ्ट साइड की क्वांटिटी आपकी x में है, राइट साइड की क्वांटिटी मान लो y और z में है, तो ये संभव नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इसको पॉसिबल करने के लिए एक साइड की क्वांटिटी को आपको कांस्टेंट मानना पड़ेगा, तब ये पॉसिबल हो सकता है। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 1, ऐसे होता था। कभी ऐसा होता था x इक्वल टू वाई, ये सॉल्यूशन भी नहीं निकलता था। x प्लस वाई इक्वल टू मान लो 1 दिया है, x प्लस 2 वाई इक्वल टू जो भी दिया है, उसका सॉल्यूशन भी जब निकालते थे तो आंसर आता था 1 2 3 4 5 जो भी आता था, लेकिन x इक्वल टू वाई कभी नहीं आता। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इसको पॉसिबल करना है तो आपको एक साइड की क्वांटिटी को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, और मैं मानूंगा इसी को, पहले स्टार्टिंग से इसी को मम्मी को कैसे नहीं क्या करो। मान लिया। इसको इधर ले जाओ, तो डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर k1x, इसको इधर ले आओ तो डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस का k1x बराबर, जो भी मानना है आपकी मर्जी, k1 k2 k3 जो भी आपकी मर्जी है वो मानना है, मान सकते हैं। तो ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं कौन सी, थर्ड, थर्ड।
जो भी इक्वेशन हो आप देख लेना अपने साथ से। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे k1 बराबर माइनस का 1/y डेल स्क्वायर वाई डेल वाई स्क्वायर माइनस का 1/z डेल स्क्वायर जेड डेल जेड स्क्वायर माइनस का 2me अपॉन एच कट का इसकी जगह k1 लिख ठीक। इसको लिख दिया k1। अब किसकी बारी है? y को इधर लेके आओ, y को इधर लेके आओ, k1 को उधर ले आओ। तो हम लिखेंगे 1/y डेल स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डेल वाई स्क्वायर को इधर ले k1 को उधर लेके बराबर माइनस का k1 1/z कैपिटल Z डेल स्क्वायर जेड डेल जेड स्क्वायर 2me अपॉन एच कट का केवल ये स्मॉल जेड है बस, ऐसे बना देता हूँ। फिर वही कंडीशन, कोई वो बात तो आ गई। एक साइड की क्वांटिटी y है, दूसरी क्वांटिटी z है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इसको संभव बनाने के लिए, इसको पॉसिबल बनाने के लिए दोनों में से कोई भी एक क्वांटिटी कांस्टेंट के बराबर होगी। दोनों में से कोई भी एक क्वांटिटी कांस्टेंट के बराबर होगी, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। इधर y में फंक्शन है, इधर z में फंक्शन है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ये संभव नहीं हो सकता कि एक और की राशि y में हो, दूसरी ओर की राशि z में हो। तो इसको संभव बनाने के लिए, पॉसिबल बनाने के लिए इसको कांस्टेंट के बराबर मानना पड़ेगा। तो मान लिया क्या 1/y डेल स्क्वायर y अपॉन डेल y स्क्वायर बराबर k2 मान लिया। इसको मल्टीप्लाई इधर करूं, इसका मल्टीप्लाई इधर करो, फिर इधर लिया, तो मैं लिख दूंगा डेल स्क्वायर y डेल y स्क्वायर माइनस का k2 y बराबर 0। इक्वेशन डाल दिया मैंने इसको बच्चों, y को इधर ले गया, इसको इधर ले गया, ठीक है। तो लिया गया। अब क्या करें, उधर लिख देते हैं k2 देन k2 बराबर क्या लिखे हैं, माइनस का k1 माइनस का 1/z डेल स्क्वायर जेड डेल जेड स्क्वायर माइनस का 2me अपॉन एच कटा। अब क्या करें, अब जेड की बारी है, इसको इधर इसको इधर, तो माइनस का 1/z डेल स्क्वायर जेड डेल जेड स्क्वायर इसको इधर ले, इसको इधर माइनस का k1 माइनस का k2 2me अपॉन एच कटकर। अब आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है। मास ऑफ पार्टिकल हमेशा कांस्टेंट रहता है, किसी भी पार्टिकल की टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, और एच कट वैसे ही कांस्टेंट है। तो इधर की क्वांटिटी पूरी की पूरी क्या होगी, कांस्टेंट सर ये होगी। प्लस का 1/z हाँ क्या, प्लस का अच्छा 1 प्लस का, ठीक है प्लस का इधर। तो बट ये कांस्टेंट और ये सब कांस्टेंट है ना। टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, मतलब देखो बच्चे पढ़ रहे हैं मन में लगा दी, ऐसा नहीं है, कुछ तो है, कुछ तो सोए होंगे। तो ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी, कांस्टेंट के बराबर होगी। तो 1/m जेड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर बराबर 3। क्यों माना मालूम है, इन सभी को कांस्टेंट, k1 कांस्टेंट है, k2 कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है। तो ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो मैंने क्या मान लिया उसको, k3 मान लिया। क्या मान लिया, k3 मान लिया। तो एक इक्वेशन यहाँ से मुझे और मिल जाएगी, उधर का मिटाऊंगा, एक इक्वेशन और मिल जाएगी, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलो इसको इधर ले आना, इसको इधर ले आना, तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल जेड स्क्वायर माइनस का k3 जेड बराबर में 0। इक्वेशन नंबर, इसका मल्टीप्लाई कर इसका इधर। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है, मैं ये रेड वाला मिटाने वाला हूँ, इधर का ये रेड वाला मिटाने वाले हैं, मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास तीन इक्वेशन आ चुकी हैं,
तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसकी जगह K3 रखूं, K3 बराबर माइनस का K1 माइनस का K2 माइनस का 2m P अपॉन H घटता इस। अब K1 K2 को बच्चों इधर ले आओ, तो K1 प्लस K2 नहीं दिखे तो बताना, प्लस K3 बराबर माइनस का 2m P अपॉन H घटता स्क्वायर। K1 K2 को इधर ले आए, एक स्टेप मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। कैपिटल E टोटल एनर्जी है, कैपिटल E टोटल एनर्जी है पार्टिकल की, कैपिटल E टोटल एनर्जी है पार्टिकल की, किसकी? पार्टिकल की। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, इसको हट मिटा देता हूँ। E को ऐसा लिख सकता हूँ, टोटल एनर्जी को EX प्लस EY प्लस EZ, EX प्लस EY प्लस EZ। तीनों डायरेक्शन में पार्टिकल की जो एनर्जी है, एक्स डायरेक्शन में EX है, वाई डायरेक्शन में EY है और जेड डायरेक्शन में EZ है। तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? टोटल एनर्जी मिल जाएगी। समझ में आया? क्या मिल जाएगी? टोटल एनर्जी मिल जाएगी। तो बच्चों यहाँ से K1 कितना आ जाएगा? K1 बराबर, K1 कितना आ जाएगा? K1 किसके बराबर आ जाएगा? माइनस का 2m अपॉन H करता स्क्वायर इंटू EX। K1 आ गया। K2 किसके